Hello everyone, welcome my YouTube channel Astro Aspirant. I am संगीता। तो स्टार्ट करते हैं आज का नाटक। आज मैं जिस नाटक की समरी बताने जा रही हूँ वो है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी द्वारा लिखित एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी नाटक है। इस नाटक का मंचन भारत सहित विदेशों में भी अंग्रेजी भाषा में हुआ है। राकेश मोहन जी का जन्म 1925 में हुआ था। हिंदी साहित्य को वो अपनी बहुत सारी रचनाओं में सजाने के बाद उनका निधन 1972 में हो गया। आइए पढ़ते हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक का सारांश। आषाढ़ का एक दिन नाटक कविराज कालिदास और मल्लिका की प्रेम कहानी पर रचित नाट्य है। इसमें आषाढ़ का मतलब समझिए। आषाढ़ एक हिंदी कैलेंडर का महीना है जो सावन से पहले पड़ता है। इस महीने में उत्तर भारत में बारिश के मौसम की शुरुआत होती है। नाटक का आरंभ इसी आषाढ़ के दिन से शुरू होता है जब खूबसूरत मूसलाधार बारिश हो रही है और नायिका मल्लिका भीगते हुए घर में प्रवेश करती है। कथानक किसी भी नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है जिसे आधार बनाकर नाटककार अपना मंतव्य पाठकों तक संप्रेषित करना चाहता है। नाटककार अपनी रचनाओं के माध्यम से जो वो कुछ भी कहना चाहता है उसे या तो किसी कथा का आश्रय लेकर कहता है या किसी जीवन स्थिति को चुनकर उसके प्रभाव के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। यह कथा अथवा जीवन स्थितियाँ वर्तमान जीवन और समाज से संबंधित भी हो सकती है और इतिहास के किसी भी प्रसंग से भी संबंधित हो सकती है। कथा चाहे कैसी भी हो, वर्तमान की या अतीत की, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि नाटककार उसे प्रस्तुत कैसे करता है और उसका दृष्टिकोण क्या है। मोहन राकेश द्वारा कृत आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा अतीत आश्रित है। उसका नायक कालिदास है। वह कालिदास जो भारतीय साहित्य का उच्चतम शिखर माना जाता है, परंतु कालिदास कैसे बना इस संबंध में इतिहास मौन है। कुछ तथ्यों और सूत्रों को जोड़कर और कुछ अनुमानी लगाकर प्रस्तुत नाटक का कथानक बनाया गया है। आषाढ़ का दिन नाटक कथा 3 अंकों में विभाजित है। इस नाटक के मुख्य पात्र हैं कालिदास, मल्लिका, अंबिका, विलोम और प्रियंगु मंजरी। मल्लिका और कालिदास उज्जैन राज्य के छोटे से गांव में रहते हैं। कालिदास अपने मामा यानी कि मातुल के घर रहते हैं। कालिदास की अपने मातुल से नहीं बनती थी और मातुल कालिदास को रह रहकर टोकता रहता और ताने मारा करता था। कालिदास शुरू में रचनाकार प्रवृत्ति के थे। इसी गांव में रहते हुए उन्होंने ऋतु संहार नामक काव्य की रचना कर डाली। मल्लिका अपनी माँ के साथ उसी गांव में रहती थी। पहले अंक में दिखाया गया है कि आरंभ में छाछ से धान फटकती हुई अंबिका के दर्शन होते हैं। तभी वर्षा में भीगकर मल्लिका का प्रवेश होता है। दोनों के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि मल्लिका अंबिका की पुत्री है। मल्लिका ने कालिदास के साथ आषाढ़ की पहली बरसात में भीगने का आनंद उठाया, इसलिए वह अपने इस सौभाग्य पर मुग्ध है। परंतु अंबिका को मल्लिका का यह आचरण अनुचित प्रतीत होता है। व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर भी वह कालिदास को नापसंद करती है, क्योंकि वह भावनाओं में निमग्न रहने वाला अव्यवहारिक व्यक्ति है, जिसे यह आशा करनी व्यर्थ है कि वह मल्लिका को किसी प्रकार का सांसारिक दुख सुख दे पाएगा। सामाजिक स्तर पर वह उन दोनों से इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि प्रेमी युगल का विवाह से पूर्व इस प्रकार घूमना विवाद का विषय बन सकता है। उन्होंने तभी इसी बीच इनके वाद विवाद के बीच कालिदास वहां आ जाता है। उन्हें किसी राजपुरुष के बाण से आहत हरिण शावक के प्राण की रक्षा की चिंता है। कालिदास और दंतुल में वाद विवाद होता है। दंतुल अपने राजपुरुष होने पर गर्व में चूर है, परंतु जब उसे ज्ञात होता है कि जिस व्यक्ति से वह तर्क वितर्क कर रहा है वह प्रसिद्ध कवि कालिदास है, तो उसका स्वर और भावभंगिमा तुरंत बदल जाती है। वह उसे क्षमा मांगने को भी तैयार हो जाता है, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त के आदेश पर वह उन्हीं को लेने यहाँ आया है। इस सूचना से कालिदास को राजकीय सम्मान का अधिकारी समझा गया। मल्लिका प्रसन्न हो जाती है, परंतु अंबिका पर मानो इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। दोनों एक दूसरे को अपना दृष्टिकोण समझाने का प्रयास करती है। तभी मातुल का आगमन होता है। मातुल कालिदास के संरक्षक है, पर उनकी भांति भावुक नहीं बन अति व्यवहारिक है। वे राजकीय सम्मान के इस अवसर को किसी प्रकार भी खोना नहीं चाहते। कालिदास की उदासीनता से वे नाराज है। निक्षेप कालिदास की मनस्थिति को समझना चाहता है। निक्षेप कालिदास का दोस्त है, परंतु इस अवसर को खोने के पक्ष में वह नहीं है, इसलिए वह मल्लिका से अनुरोध करता है कि वह कालिदास को समझाए। इसी अंक में विलोम का भी
प्रवेश होता है, उसकी बातों से ज्ञात होता है कि वह मल्लिका से प्रेम करता है, पर वह भी जानता है कि मल्लिका कालिदास को चाहती है और उसके जीवन में विलोम का कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः ऐसा स्वाभाविक भी है कि उसका व्यक्तित्व कालिदास के व्यक्ति से नितांत विपरीत है। कालिदास के सम्मान से वह थोड़ा दुखी दिखाई देता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसे व्यंग्यपूर्ण कटाक्षों से होती है। उसके कई कारण हैं। एक, उसके मन में ईर्ष्या भाव है। कालिदास को अपना प्रतिस्पर्धी की भांति गुण ग्रहण करता है। उसे लगता है इस प्रतिस्पर्धा में कालिदास का स्थान उससे ऊपर हो गया है, तो वह कालिदास और मल्लिका के पारस्परिक स्नेह भाव को भली भांति समझता है। वह जानता है कि कालिदास के चले जाने से मल्लिका दुखी हो जाएगी और मल्लिका का दुख उसे सहा नहीं जाएगा। 3, उसे आशंका है कि उज्जैनी का नागरिक वातावरण, राज्य सत्ता की सुविधाएं, आमोद प्रमोद में कालिदास जैसा व्यक्ति कहीं खो न जाए, उसकी रचनाशीलता कोई क्षति न हो जाए। विलोम के मन में शंका है कि कालिदास के मन में भी है। वह सोच रहा है कि कालिदास वहाँ की सुख सुविधाओं को देखकर वैसी रचनाएं नहीं कर पाएगा जो अभी यहाँ रहकर कर रहा है। उज्जैनी जाने न जाने की दुविधा का कारण ही शंका है, परंतु मल्लिका के मन में इस प्रकार की कोई शंका नहीं है। उसे कालिदास पर, उसकी प्रतिभा पर पूरा विश्वास है। यहाँ रोककर उसे स्थानीय कवि नहीं बना रहने देना चाहती। उज्जैनी जाकर उसके अनुभवों में विस्तार हो, राज्य के सुख सुविधाओं के बीच अपने अभावों को भूलकर साहित्य रचना में लीन और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैले। इसके लिए उसे कालिदास का वियोग भी सहना पड़े तो अभिलाषा से वह कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मना लेती है। अब कालिदास सारे गाँव के लोग और मातुल के समझाने पर भी वह नहीं मानता, परंतु मल्लिका प्यार पूर्वक आग्रह कर कालिदास को मना लेती है। परंतु कालिदास मल्लिका के प्यार को समझ पाता है और वह इसके प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाता और उज्जैनी जाने के लिए स्वीकार कर लेता है। तभी विलोम अंबिका को बोलता है कि कालिदास के उज्जैन जाने से पहले उन दोनों की शादी हो जानी चाहिए, लेकिन मल्लिका ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहती है कि उसका और कालिदास का प्रेम भावनाओं से जुड़ा है। यह प्रेम वो है जो कालिदास को किसी बंधन में नहीं बांधना चाहती। कालिदास उज्जैन चले गए। वहां पर रहकर उन्होंने और कई सारी रचनाएं की। राज दरबार में उनकी राजनीति का पद दे दिया गया। बहुत सारी राजनीतिक समस्याओं से उनकी सलाह ली जाती है। ऐसा करते करते कुछ साल बीत गए। अब दूसरा अंक शुरू होता है। कालिदास के जाने से कुछ वर्षों बाद का घर की साज सज्जा में आए परिवर्तन और अव्यवस्था से इस अंक को संकेत मिलता है। जो अंबिका का घर है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। अब अंबिका है वह भी अस्वस्थ है और मल्लिका को आर्थिक अभाव की पूर्ति के लिए काम करना पड़ता है। मल्लिका और निक्षेप से वार्तालाप से स्पष्ट होता है कि आज भी कालिदास से प्रेम से जुड़ी है। राजधानी से में आने वाले व्यवसाय के माध्यम से वह उसकी रचनाओं को पढ़ती है और उसे संतोष भी है कि उसके स्नेह और आग्रह के कारण ही राजधानी जाने के लिए तैयार हुआ था कालिदास। अतः वह उसकी उपलब्धि में स्वयं को भी भागीदार समझती है। निक्षेप से बातचीत की, इस बात की सूचना दी कि कालिदास अब पहले वाले कालिदास नहीं रहे। वहाँ के वातावरण के अनुरूप वो अब बदल गए हैं। वो सूरा और सुंदरी में मगन रहने लगे हैं। गुप्त साम्राज्य की विदुषी राजकुमारी से उनका विवाह कर लिया गया है। अब कश्मीर का शासन भार भी संभालने वाले हैं और इसी यात्रा के बीच वे अपनी ग्राम प्रांत में कुछ समय के लिए रुकेंगे। उनका नया नाम अब मातृगुप्त है। अब जो कालिदास है मातृगुप्त के रूप में कश्मीर के ऊपर शासन करेंगे। उन्होंने यहाँ पर रहकर ऋतु संहार की रचना की थी, पर वहाँ पर रहकर उन्होंने बहुत सारे काव्य की रचना कर चुके हैं। सारा गांव आज उनके स्वागत की तैयारी कर रहा है। तभी राशि वेशभूषा में एक घुड़सवार के दर्शन होते हैं। उसे विश्वास है कि राजपूत और कोई नहीं बल्कि स्वयं कालिदास है। यह सूचना मल्लिका को विचलित कर देती है। तभी रंगनी संगनी का प्रवेश होता है। ये दोनों नागरिकाएं कालिदास के परिवेश पर शोध करना चाहती है, परंतु उनके काम करने का ढंग अत्यंत हास्यास्पद और सतही है। वे मल्लिका से उस प्रदेश की वनस्पति, पशु पक्षी, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु और विशिष्ट अभिव्यक्तियों के विषय में प्रश्न करती है, परंतु कुछ भी असाधारण न दिखाई देने पर निराश होकर लौट जाती है। उनकी जाते ही अनुस्वार और अनुनासिक नामक 2 राज कर्मचारी आते हैं। कालिदास की पत्नी राजपुत्री प्रियंगु मंजरी के आगमन की तैयारी में वे मल्लिका के घर की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, जो राजकुमारी के गौरव के अनुरूप हो और सुविधाजनक भी हो, परंतु वास्तव में वे व्यवस्था परिवर्तन का नाटक भर करते हैं और कोई परिवर्तन नहीं करते। बिना बदलाव के वो चले जाते हैं। फिर मातुल के साथ प्रियंगु मंजरी का आगमन होता है। वे जानती है मल्लिका कालिदास की प्रेयसी है और कालिदास के मन में उसके लिए अथाह स्नेह और सम्मान है। उसे मालूम है कि कालिदास की समस्त रचनाओं की प्रेरणा स्रोत मल्लिका और यह परिवेश है।
अतः स्त्री सुलभ जिज्ञासा और इस ईर्ष्या के फलस्वरूप इस प्रदेश में आने के लिए मल्लिका को देखने के लिए आती है। उसे आश्चर्य होता है कि राजधानी से इतने दूर होने पर भी मल्लिका ने कालिदास की सभी रचनाएं प्राप्त की और पढ़ भी ली है। अब कालिदास को मातृगुप्त के नाम से जाना जाता है। अतः मल्लिका का कालिदास संबोधन होने से उसे आपत्तिजनक लगता है। वह मल्लिका के घर का परिसंकरण करना चाहती है और उसकी इच्छा है कि मल्लिका किसी राजकर्मचारी से विवाह कर ले, उसके साथ उसकी संगनी बनकर रहे। राजकुमारी वहाँ की कुछ वनस्पतियाँ, पत्थर, कुछ पक्षियों और कुछ गरीब बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती है, जिससे कालिदास को राज सुख में रहते हुए कभी अपने परिवेश का वियोग न खटके। मल्लिका घर के परिसंस्करण और विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। प्रियंगु मंजरी चकित हो जाती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद विलोम आता है। इस सारे घटनाक्रम में वह परिचित है। वह इस आशा से वहां आता है कि कालिदास वहां आएगा, उसकी वास्तविकता उसे उसके परिवर्तन के सब सम्मुख उजागर कर देगा। यद्यपि वह जानता है कालिदास वहां नहीं आएगा। कालिदास के मल्लिका से मिले जाने के बिना अंबिका और विलोम दोनों की आशंकाएं सिद्ध हो जाती है। कहानी कुछ सालों और आगे बढ़ती है। मल्लिका की माँ मर चुकी है। मातुल का गांव बढ़िया सा मकान बन गया है। उनका जान मान दूर दूर तक गांव में फैल चुका है। मल्लिका अभी भी अपने पहले से ही पुराने हो चुके घर में पड़ी है। घर के एक कोने में ऊंची तरफ कालिदास के रचे हुए सारे ग्रंथ पड़े हैं और एक तरफ खाली पन्नों का ग्रंथ जिसे मल्लिका ने बड़े जतन से बनाया। जब कालिदास पहली बार उज्जैन गए थे, इस भाव से बनाया था कि जब कालिदास लौट कर आएंगे तो वे इस ग्रंथ को उन्हें भेंट में देगी। इस कोर ग्रंथ पर कालिदास ने अपने सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप देंगे। अब इस कोरे ग्रंथ में कालिदास की रचना की जगह मल्लिका के आंसुओं ने ले ली है। तीसरे अंक में पालने में एक शिशु को लेटा हुआ दिखाया गया है। घर की अस्त व्यस्त और जीर्ण शीर्ण स्थिति मल्लिका के दुखों की कहानी कह रहा है। इस बार आषाढ़ का पहला दिन, पहले की बात इस बार मूसलाधार वर्षा हो रही है, परंतु इस बार वर्षा का आनंद उठाने की स्थिति मल्लिका की नहीं है। मातुल भीगता हुआ आता है। जिस भेव और सत्ता सुख की लालसा से वह उज्जैनी गया था, वह लालसा तो पूरी हुई, किंतु उस समय सबसे मातुल का मोह भी भंग हो गया। चिकने शिलाखंडों से बने प्रसाद आगे पीछे चलते। प्रतिहारी कालिदास का संबंधी होने के नाते अकारण मिलने वाला सम्मान शुरू में तो बहुत आकृष्ट करता है, परंतु धीरे धीरे इन सब से वह उबने लगा और वह सूचना देता है कि कालिदास ने कश्मीर का शासन भर त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है। मातुल के चले जाने के पश्चात इसी अंक में कालिदास का प्रवेश होता है। प्रथम अंक में जिस तेजस्वी कालिदास के दर्शन होते हैं, दूसरे अंक में जिसकी प्रतिभा, योग्यता और यश की चर्चा होती है, इसी तीसरे अंक में उसके विपरीत भग्ने हृदय विशेष कालिदास दिखाई देते हैं। इस अंक में कालिदास का लंबा आत्म वक्तव्य है। वह बताता है कि यहाँ जाने के बाद वह सुख सुविधाओं, आमोद प्रमोद, साहित्य सृजन में व्यस्त भले ही रहा, परंतु कभी भी अपने ग्राम प्रांत और मल्लिका से अलग नहीं हुआ। अपने पुराने अनुभव को वह बार बार अनेक रूपों में सृजित करता रहा। जिन लोगों ने सदा उसका तिरस्कार किया, उपहास किया, उनसे प्रतिशोध लेने की कामना से ही उसने कश्मीर का शासन का दायित्व वहन किया, परंतु अब वह इस कृत्रिम जीवन से थक चुका है। अतः शासक मातृगुप्त के क्लेवर से संन्यास लेकर अब पुनः कालिदास के क्लेवर में लौट आया है। अब वह फिर इस पर्वत जीवन पर रहना चाहता है, मल्लिका के साथ अपना जीवन का आरंभ करना चाहता है। इस बातचीत के बीच बीच में दरवाजे पर दस्तक होती रहती है, परंतु मल्लिका दरवाजा नहीं खोलती। इस दौरान एक बार फिर विचार नहीं आता कि उसके उज्जैनी जाने और वहां से वापस आने की दीर्घ अवधि में मल्लिका को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। उसके जीवन की दिशा भी बदल सकती है, यह तो वह सोच भी नहीं पाता। सहसा अंदर बच्ची के रोने की आवाज और विलोम के प्रवेशों से वस्तुस्थिति का बोध हो गया। अब उसे अनुभव हो गया कि इच्छा और समय के द्वंद्व में अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और वह वहां से चला जाता है और नाटक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। नाटक की समाप्ति आषाढ़ के बारिश के साथ ही शुरू होती है और आषाढ़ के दिन पर ही खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।